एवरीवन। अच्छा जी, अब हम अपनी नोज का अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज फॉरेन बॉडी नोज। ठीक है, ये इंतहा का इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है कि इसका एसईक्यू आए ना आए, आई हैव नो आइडिया। कभी कभी आता है, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा नहीं रिपीट होता, लेकिन ये आपसे वाइवा में, आपके ऑस्पी के स्टेशन में और क्लिनिकली आपके पेशेंट के हिसाब से लाजमी आता है। बिकॉज फॉरेन बॉडी इन नोज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आपकी नाक में फंस जाए। आपको पता है, स्पेशली बच्चे जो खेल रहे होते हैं कभी भी किसी चीज़ों से, तो कभी कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई पत्थर, कोई बीज, किसी फ्रूट का सीड वगैरह जो होता है अक्सर नाक में फंस जाता है। तो अगर आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी नोज ही ना आती हो तो इट्स वेरी वेरी टफ कि आपको एग्जाम में पास किया जाए। तो इस वजह से जो बहुत कॉमन कंडीशंस होती है ना, वेरी कॉमन टू प्रेजेंट, वो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आपसे वाइवा में ना वो चीज़ें पास करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि दे आर वेरी कॉमन एंड वेरी इजी ऑल्सो। तो ये आपका इस लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले फॉरेन बॉडी नोज क्या होती है, मैंने आपको बता दी कि आपकी नोज में कोई भी चीज़ अगर फंस जाती है, कोई भी चीज़ चली जाती है जो नाक में रहेगी है, तो उसको फॉरेन बॉडी कहेंगे। वो कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, वो कॉटन हो सकती है, हो सकता है सर्जरी या किसी कोई कुछ करते हुए, साफ करते हुए कोई नाक के अंदर कॉटन रह जाए, या फिर आपका बेध्यानी में कोई बच्चों में जिस तरह होता है कि कोई बीज है, कोई छोटा रबड़ का टुकड़ा है, कोई आपका छोटा सा पत्थर है, कुछ भी अगर आपकी नोज में चला जाता है, फंस जाता है, दैट इज फॉरेन बॉडी नोज। ठीक है। अच्छा, अब इसके कॉजेज क्या किया मैंने आपको बता दिया, अभी जो बताया सारे कॉजेज ही थे क्या करके फंस सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री कितनी पुरानी थी। अगर पेशेंट को पता था, पता चल गया कि उसके नाक में, मतलब फौरी तौर पे जैसे ही फंसी, उसे पता चल गया, सपोज वो नाक को किसी कॉटन टाइप चीज से साफ कर रहा था और उसकी नाक में अंदर चली गई, अंदर रहेगी और उससे नहीं निकल रही, तो ये तो उसे पता है, वो फौरी तौर पे प्रेजेंट करेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जाके क्लिनिक में प्रेजेंट करूँ, हॉस्पिटल में जिधर भी, और डॉक्टर से को बताऊँ, उससे निकलवाऊँ। ठीक है, तो ये तो होगी कि शॉर्ट हिस्ट्री है पेशेंट की, और पेशेंट को पता है कि फॉरेन बॉडी क्या फंसी है, कितनी देर पहले फंसी है, और आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। बच्चों में अक्सर औकात होता है कि नाक में कोई छोटी मोटी चीज फंस भी जाती है, तो वो क्योंकि एक साइड पे फंसती है ना, तो कभी कभार तो होता है कि वो बड़ा रोला गोला डाल देते हैं, लेकिन कभी कभार वो खेल में इतने मसरूफ होते हैं कि दे डोंट बॉदर कि कुछ फंस गया। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है अब आपकी नोज है ये वाली पूरी के पूरी, ये आपकी नेजल कैविटी है ऐसे करके सपोज, इसमें अब यहाँ पर अगर कुछ आके फंस गया नेजल कैविटी में, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर पूरा फंसा या पार्शली भी ऑब्स्ट्रक्ट करे नोज को, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका उस साइड पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो नेजल डिस्चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज नहीं हो पा रही सही से। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज के पीछे, या फिर जैसे नॉर्मल तरीके वो ज़ाहिर है खराब हुआ है, तो यूनिलैटरल पेशेंट का नेजल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आपका जो बच्चा होगा जिसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि एडल्ट्स में तो दिस इज वेरी वेरी अनकॉमन कि उनमें कोई फॉरेन बॉडी फंसे और उन्हें पता ना हो और टाइम से देर से प्रेजेंट करे, बच्चों में ये होता है। और बच्चों में फिर क्या होता है, यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज, और नेजल डिस्चार्ज इज फाउल स्मेलिंग। ठीक है, फाउल स्मेलिंग क्यों है, क्योंकि अंदर कोई चीज, आपको पता है, अब मैं हमेशा कोई एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका एक पानी है, वो काफी इसी तक एक जगह खड़ा रहे, तो उसमें साफ सुथरे पानी में भी स्मेल पैदा हो जाती है, क्योंकि जर्म्स बनते हैं। अगर यहाँ पर आपका एक नॉर्मल एयर के पैसेज का जगह थी और यहाँ पर आगे कोई चीज फंस गई है, और फंसने की वजह से यहाँ की सिक्रीशन स्टैटिक होगी, यहाँ पर एयर नहीं गुजर पा रही, तो क्या होगा कि यहाँ पर ही तो डिस्चार्ज होगा, साथ स्मेल बनने लग जाएगी, क्योंकि जर्म्स पैदा हो रहे हैं। दूसरी जर्म्स स्मेल की वजह ये भी होती है कि आपका हो सकता है कि फॉरेन बॉडी इतनी बड़ी हो कि वो आपके आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डाल के उनकी डिस्ट्रक्शन करिए, उनका प्रेशर नेक्रोसिस करिए। एक तरफ भी आपका कार्टिलेज या बोन है, दूसरी तरफ भी कार्टिलेज या बोन है, तो वो कार्टिलेज या बोन पे अगर प्रेशर डाल के उसका प्रेशर नेक्रोसिस करेगी, तो फाउल स्मेलिंग उससे भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर बच्चे यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग भी है, जिसकी बुरी स्मेल भी है, उससे प्रेजेंट करें, तो हमेशा आपने लाजमी तौर पे नाक को एक दफा ऊपर करके देख लेना कि कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। हमेशा आपने एट्रोफिक रेनाइटिस की तरफ नहीं सीधा चला जाना कि भाई फाउल स्मेल है तो एट्रोफिक रेनाइटिस हुआ होगा। दिस इज नॉट द केस। ये बात क्लिनिक्स में बाकायदा कही जाती है, फिर आपकी जब आप ईएनटी में जाते हैं कि इफ़ यू अगर आप इनकाउंटर करें किसी भी ऐसे बच्चे को जिसका यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज है, थोड़ा बहुत हो सकता है ब्लड स्टेन भी हो विद फाउल स्मेल, तो आपने फॉरेन बॉडी को लाजमी एक्सक्लूड करना है। और कितनी देर लगती है, आपने बच्चे की नाक को ऊपर उठाना है, टिप को रेज करना है, और एंटीरियर जो आपका नेजल स्पेकुलम है उससे खोल के देखना है खाली, इतना सा टाइम तो लगेगा, आपको नजर आ जाएगी अगर होगी तो दिस इज द थिंग कि किस तरह पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट करता है, तो उस हिसाब से आपने उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जरूरी नहीं, अगर फॉरेन बॉडी नहीं होगी तो हो सकता है कोई स्टोन हो, राइनोलिथ हो सकती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर या फिर मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैगट्स की डेवलपमेंट होती है बच्चों में, नोज की नेजल मेसिस, वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए अगर आपकी सिंपल सा कोई कॉटन या पीस ऑफ पेपर है, यानी कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है जो आपके धक्का देने से आगे नहीं जाएगी, ठीक है, यानी राउंडेड फॉरेन बॉडीज होती हैं, जैसे बीज कोई फंस गए, सपोज करते हैं माल्टे का बीज था वो फंस गया,
तो उसमें डर ही होता है कि उसको हम अगर फॉर्सेप्स से, यानी जो आपका छोटा सा होता है ऐसे करके फॉर्सेप्स बना हुआ होता है, अगर हम उससे पकड़ने की कोशिश करें तो वो आगे ना चला जाए, मतलब ज्यादा पीछे ना हो जाए पीछे की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉटन या पेपर है तो वो बहुत सिंपल से होते हैं। उनमें क्या करते हैं, हम सिंपली कॉटन या पेपर को हम फॉर्सेप्स लेके जाते हैं, फॉर्सेप्स से पकड़ के रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अब सीड है या कोई राउंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका हमें डर है कि फॉर्सेप्स से वो धक्का देके ज्यादा पीछे ना चला जाए, उसके लिए हम हुक सा एक स्ट्रक्चर होता है, यूस्टेशियन कैथेटर। वो जो हमारे पास यूस्टेशियन कैथेटर होता है ना, वो ऐसे करके आगे से यूं सीधा एंड देन हुक्ड होता है, ठीक है। इस तरह की एक चीज को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको ऐसे सीधा लेके जाते हैं और उसकी हुक को हम इधर पास करते हैं इसके पीछे, और फिर हम इसको बाहर की तरफ जब ऐसे खींच लेंगे, अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, तो ऐसा आहिस्ता साथ ड्रैग होती हुई हुक से नीचे आ जाएगी। इस तरह ये होता है ना, हुक से हमें फायदा होता है कि इसके पीछे जाने का खतरा नहीं रहता और आगे ही आती है, क्योंकि हमें नेजोफेरिंक्स में ही चीज को पहुंचाना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बच्चे होंगे छोटे या फिर इन्फेंट्स होंगे जो कि खुद से बिल्कुल भी मतलब जिनका कंट्रोल नहीं होता, या फिर अनकोऑपरेटिव जो बच्चे हैं, उनमें हमेशा आपने जनरल एनेस्थीसिया दे के ये काम करना है, क्योंकि उनमें बहुत डर होता है कि वो आपको कुछ भी हिले जुले तो उसकी वजह से आपका वो पीछे चला जाए, और अगर वो पीछे चला जाएगा तो फौरी तौर पर वो स्वेलो भी कर सकते हैं और एस्पायर भी कर सकते हैं। अगर एस्पायर कर गए तो लंग्स में चला जाएगा और तबाही मच जाएगी। तो इसलिए आपने उनमें हमेशा जीए में ये काम करना है, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद रोज पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं। रोज पोजीशन क्या होती है, जिसमें आपका जो सर है ना वो जरूरत से ज्यादा आपका पीछे कर दिया जाता है। ऐसे मतलब ये अगर पेशेंट है लेटा हुआ, ये उसकी चिन है और चिन के बाद ये मुंह आ गया, अच्छा ये नाक आ गई और ये ऐसे करके, ठीक है। ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है ना, तो इसकी गर्दन के नीचे हम एक और पिलो रखते हैं ताकि उसकी गर्दन यूं हो जाती है, जरूरत से ज्यादा एलिवेटेड सी हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे करके रोटेट, ज्यादा पीछे हो जाता है सर, जब ज्यादा पीछे होता है ना तो फिर हमें एक तो नोज भी क्लियर नजर आती है, और फिर उसमें हमें ये भी डर कम होता है कि उसकी अगर गर्दन में या नेज़ोफेरिंक्स से पीछे कोई चीज चली भी जाएगी तो फौरी तौर पे आपके गले से आगे एस्पिरेट होके नहीं जा सकती। तो रोज पोजीशन में पेशेंट को हम लिटाते हैं जनरल एनेस्थीसिया देके। नेजोफेरिंक्स में हम एक पैक रख देते हैं पीछे गले की तरफ से जाके ना, नेजोफेरिंक्स में पैक इसलिए रखते हैं हम मुंह के जरिए से आपकी ओरल कैविटी से जाके, ताकि पीछे की तरफ चीज ना गिरे, और फिर हम आगे से उसे रिमूव कर लेते हैं। अगर आपकी फॉरेन बॉडी बहुत ज्यादा पीछे इस जगह पर लाइक नियर टू नेजोफेरिंक्स लॉज की हुई हो, तो फिर उसमें यही होता है कि आप उसमें नेजोफेरिंक्स में ना एक पैक रख के और उसे नेजोफेरिंक्स में ही गिराते हैं। लाइक सपोज आप यहाँ पर ना ऐसे एक अपने कलेक्शन के लिए एक पैक रखेंगे और आगे से उसको धक्का देंगे ताकि वो पीछे नेजोफेरिंक्स में आके आपके पैक में गिर जाए, और फिर आप उस पैक को मुंह के जरिए से ओरल कैविटी से रिमूव करते हैं। तो बहुत पोस्टीरियर हो तो उसके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम सामने से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसके ट्रीटमेंट का तरीका। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जाहिर सी बात है अगर आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट हो कहीं भी टच हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, साइनसेस में कोई मसला हो गया साइनसाइटिस हो सकता है कि अगर फॉरेन बॉडी पक्की पड़ी रहे तो ऐसा ऐसा राइनोलिक्स बन जाती है, जो मैं अभी आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। अल्सर हो सकता है अगर आपका कहीं भी आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से मसले हो सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट इट। इसको अच्छे से करना है, अभी तक कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।